तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे बायो की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जुड़े हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे 4 साल के प्रीवियस ईयर 4th ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन करेंगे और पूरी आपकी फुल तैयारी करा देंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसे हिंदी इंग्लिश की तैयारी फुल तैयारी करा दिया, वैसे ही बायो की पूरी तैयारी और मैथ की पूरी तैयारी इस चैनल पे करा दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ जाएं। आपकी 27 फरवरी की 2 बजे जैसे ही परीक्षा होगी, हम देखना दोस्तों, जब बैठोगे एग्जाम में ना तो धुआं धुआं करके आओगे। देखो, इस पूरे पेपर का सल्यूशन 2022 का जो पेपर है, ठीक है, जीआर संकेतांक का, इसकी पूरी सल्यूशन यहाँ पे किए हैं। ठीक है ना, देख रहे हैं पूरा का पूरा सल्यूशन। यही नहीं, 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन लगभग 19 सेट हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। अगर 19 सेट आप पढ़ लेते हो तो निश्चित रूप से आपको पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर मिल ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से। ध्यान देना दोस्तों, भ्रूण कोश की कोशिकाएं होती हैं, तो भ्रूण कोश की कोशिकाएं कैसी होती हैं दोस्तों? त्रिगुणित होती हैं। कैसे होती हैं? त्रिगुणित होती हैं। देखो, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का तीसरा ऑप्शन सही है, त्रिगुणित। अगला है, इकलौता चैनल दोस्तों यही है जो कि आपकी पूरी की पूरी तैयारी करा रहा है। इतना मेहनत करके कोई करता नहीं, पूरे का पूरा पेपर का सल्यूशन दे, इतना कोई करबा ही नहीं करेगा। ये चैनल यही है आपका एसकेएम स्टडी, ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट स्टडी। मेरा दूसरे चैनल पर भी सेम कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, तो आप चाहे यहाँ से पढ़ लीजिए चाहे वहाँ से जाके पढ़ लीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ पाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके उसका पीडीएफ आप ले लीजिएगा। पहले तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, उसके बाद पीडीएफ ले लीजिएगा। आगे देखिए, मेंडल के एकल संकर क्रॉस में मटन के लंबे और बौने पौधे का फिनोटाइड अनुपात क्रमशः होता है, तो कितना होता है दोस्तों? 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1। अगला है, टाइफाइड के रोगजनक का नाम है। टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है? साल्मोनेला। क्या दोस्तों? साल्मोनेला है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 3:1 और साल्मोनेला। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण मरुस्थलीय पौधे का नहीं है? तो याद रखना दोस्तों, पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर संख्या में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शनल वाला 4 क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम निश्चित उत्तरी प्रश्न में आ जाते हैं। दूसरे के क में, यदि किसी पौधे के परागण में क्रोमोसोम की संख्या 21 है तो उसके अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या लिखिए। तो इसके अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका की संख्या कितनी होगी, जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों। देखिए, यदि किसी पौधे के परागण में क्रोमोसोम की संख्या 21 है तो उसके अंड कोशिका और युग्मनज कोशिका के क्रोमोसोम की संख्या 42 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 42। आगे देखना जरा, दूसरे का ख देख लेते हैं। कितना दोस्तों? दूसरे का ख। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। किसको काटता है दोस्तों? जीवाणु भोजी के डीएनए को काटता है। ठीक है ना,
देखो यहाँ लिखा हुआ है उत्तर में, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जीवाणु भोजी के डीएनए को काट देता है। कौन काटता है? प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये जो एंजाइम होता है एंडोन्यूक्लियेज, यही जीवाणु भोजी के डीएनए को क्रॉस कर देता है, काट देता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चरघातांकी वृद्धि के समीकरण को लिखिए। देखो चरघातांकी वृद्धि का समीकरण क्या है दोस्तों, जरा ध्यान देना। जनन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि, ठीक है ना, तो पहला है जनन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि, पहला है जनन अंगों, दूसरा है जनन रोगों, तीसरा है संतान उत्पत्ति, चौथा है सहगर्भता और पांचवा है मादा आतर्व चक्र, छठवां है गर्भपात। ठीक है दोस्तों, छठवां क्या है? गर्भपात है। ओके, अब देखिए आगे यहाँ जनसंख्या वृद्धि का ये ग्राफ है, चरघातांकी रूप है, समय का ग्राफ है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। हमारे सभी वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि हम 19 वीडियो में आपका कंफर्म करा देंगे 170 नंबर पूरा का पूरा। छाप के चले जाना दोस्तों एग्जाम में। पात्रे निषेचन को समझाइए। पात्रे निषेचन क्या है दोस्तों? दूध से दही बनाने में लैक्टोबैक्टिसिलस का प्रयोग किया जाता है, यही है पात्रे निषेचन। ठीक है ना। इसमें देखो पात्रे निषेचन का क्वेश्चन नहीं है, अभी लास्ट बताएंगे। अभी हम अंगा की बात, दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो दूध से दही बनाने वाले में लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है। किसका? लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला है अब प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क। ठीक है, अभी ये वाला प्रश्न आपको आगे दिखाते हैं, घ वाला। ठीक है, अनिषेक जनित फल क्या है? एक उदाहरण दीजिए। यहाँ देखिएगा, अनिषेक जनित फल क्या है? तो अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। फिर समझिए, अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे अनार, अंगूर, ये क्या है दोस्तों? अनिषेक फलन है। अब देखिए 3 का घ क्या है? क्राई प्रोटीन क्या है? इसको पैदा करने वाले जीव का नाम लिखिए। क्राई प्रोटीन, जरा ध्यान देना दोस्तों। क्राई प्रोटीन एक विषाक्त प्रोटीन है जो क्राइग्रीन द्वारा कोड की जाती है। क्राई प्रोटीन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे जो प्रोटीन्स जीन काई 1AC व काई AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं, वे कपास के मुकुल क्रिम को नियंत्रित करते हैं, जबकि काई 1AB का मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे दोस्तों, काई प्रोटीन बेसिलस यूरिएजिनसिस BT द्वारा बनता है। इसके निर्माण को नियंत्रित करने वाले जीन को काई जीन कहते हैं, जैसे काई 1AB, काई AC, काई 11AB। यह जीवाणु प्रोटीन को एंडोटॉक्सिन के रूप में प्रोटॉक्सिन क्रिस्टली अवस्था में उत्पन्न करता है। और यहाँ पे 2 क्राई जीन कॉटन B कॉटन में डाले जाते हैं, जबकि एक कार्न BT कार्न में डाला जाता है, जिसके फलस्वरूप BT कॉटन बालवार्म के लिए प्रतिरोधक बना जाता है, जबकि BT कार्न प्रतिरोधकता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बन जाता है, जबकि BT कार्न प्रतिरोधकता कार्बोन के लिए विकसित करता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, तीसरे का अंगा, जरा ध्यान देना। तीसरे का अंगा क्या है? तीसरे का अंगा बायोरिएक्टर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जरा ध्यान देना दोस्तों,
बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं एवं मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए कच्चे माल को जैव रूप से विशिष्ट उत्पादकों, व्यष्टि, एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। वांछित उत्पाद पाने के लिए जीव प्रतिकारक अनुकूलतम परिस्थितियां जैसे तापमान, पीएच, क्रियाधार, विटामिन, लवण, ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। सामान्यतया बेलनाकार होते हैं या इनमें घुमावदार आधार होता है जिससे रिएक्टर के अंदर की सामग्री को मिश्रण में सहायता मिलती है। विलोडक प्रतिकारक के अंदर की सामग्री को मिश्रित करने के साथ साथ प्रतिकारक में सभी जगह ऑक्सीजन की उपलब्धता भी कराते हैं। प्रत्येक जीव प्रतिकारक रिएक्टर में एक प्रक्षोभक यंत्र होता है। इसके अतिरिक्त उसमें ऑक्सीजन प्रदाय यंत्र झाग होता है। झाग नियंत्रण यंत्र, तापक्रम नियंत्रण यंत्र, पीएच नियंत्रण होता है। इसमें से समय समय पर संवर्धित उत्पाद की थोड़ी मात्रा निकाली जा सकती है। ठीक है ना। अब देखिए दूसरे का अब घ जो बचा था यहाँ पे भी छोड़े थे उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पात्रे निषेचन को संक्षेप में समझाइए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पात्रे निषेचन या आईवीएफ एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम शुक्राणु को सीधे अंडकोशा के कोशाद्रव्य में प्रवेश कराते हैं जिससे युग्मनज बनता है। फिर इसको माता के गर्भ में धारण या रोपण करा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को ICZI के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही है दोस्तों पात्रे निषेचन की क्रिया। अब हम चौथे के क में आ जाते हैं। जरा ध्यान देना। शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता के मध्य अंतर बताइए। दोस्तों शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता क्या है, जरा ध्यान से समझना। शरद ऋतु में या शीत ऋतु में अक्रिय अवस्था में जाकर समय बिताने की क्रिया को शीत निष्क्रियता कहते हैं। ठंड से बचने के लिए गुफा खौफ हमें चले जाते हैं तथा इनकी शारीरिक क्रियाएं मंद हो जाती हैं। उदाहरण भालू अपने आप को ठंड से बचाने के लिए गुफा में चला जाता है जिससे उसे ठंड नहीं लगती, जिससे वह शीत ऋतु में सुरक्षित रहता है। अब ये ग्रीष्म निष्क्रियता क्या होता है दोस्तों? सूखा होने पर या गर्मी से बचने के लिए कुछ जीव अक्रिय अवस्था में चले जाते हैं। इसे ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण पश्चिम की मरुभूमि में पाए जाने वाले गिलहरियां, अधिक गर्मी पड़ने पर ये गिलहरियां अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जिससे इनका जीवन पहले की तरह चलता रहता है। ठीक है ना। तो ये ग्रीष्म निष्क्रियता है। अब आ जाते हैं चौथे के ख में। शुक्राणु जनन क्या है? संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये देखिए दोस्तों, शुक्राणु जनन क्या होता है, जरा ध्यान समझिए। वृषण में शुक्राणुओं का बनना शुक्राणु जनन कहलाता है। इनमें निम्न हार्मोन्स बनता है जो GHRH, 2H, F5H है। शुक्राणुओं का निर्माण किशोरावस्था में होने पर आरंभ हो जाता है। सबसे पहले शुक्राणु जनन सूत्री विभाजन निवेदन द्वारा प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बन जाती है। प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है तो द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं बन जाती हैं। द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये शुक्राणु प्रसूत बन जाते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है? फिर इनका विभाजन होता है तो शुक्राणु बन जाता है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में? 3। गुणज प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, परिपक्वन प्रवस्था। ये दोस्तों गुणज प्रवस्था क्या होता है?
इनमें शुक्र जनन नलिका की जनन इपिथियम कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। वृद्धि अवस्था क्या है? शुक्राणु जनन कोशिका में पोषक पदार्थों के संचित होने से कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होता है और प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनती हैं। कैसी बनती हैं? प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। आगे देखिए दोस्तों, परिपक्वन प्रवस्था। ये परिपक्वन प्रवस्था क्या है? इनमें अर्धसूत्री प्रथम विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु कोशिकाएं बन जाती हैं, तो परिपक्वन होकर कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है ना। चौथे के ग देख लेते हैं। चौथे का ग क्या है दोस्तों? जरा ध्यान से समझिए, पूरा का पूरा ये हम पेपर सॉल्व करा दे रहे हैं। चौथे का ग का पहला देखो। चौथे का ग का अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? देखो पहले अपूर्ण प्रभाविता दोस्तों, जब दो विपर्यासी लक्षणों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में प्रभावित तथा अप्रभावित लक्षणों के प्रकट होने के बजाय एक मिश्रित गुण प्रकट हो जाता है, उसे ही हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। दोस्तों, संतति तो जनकों से मिलती जुलती नहीं होती तथा एक नई तीसरा लक्षण उत्पन्न होता है तथा इनके बीच क्रॉस होता है, इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण RR लाल, RR सफ़ेद, F1 पीढ़ी R गुलाबी। ठीक है ना। ये प्रश्नोत्तर संख्या 4 इस तरीके से हमारा ये अपूर्ण प्रभाविता हो जाएगा। अब हम टीकाकरण क्या होता है, चौथे के ग का दूसरा टीकाकरण के बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ प्रश्नोत्तर 4 ग का दूसरा, वैक्सीन अथवा टीका प्रायः कोशिका विलंबन होता है अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतियोजन का तैयार घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षी के निर्माण को प्रेरित करने में शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यह क्रिया टीकाकरण कहलाता है। सबसे टीकाकरण ये सबसे दोस्तों पहले सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीकी में गौशीलता विषाणु को चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया था। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है। कहाँ माना जाता है? प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक माना जाता है और ये उसका फिगर है। अब हम 5वें के क में आ जाते हैं प्यारे बच्चों। मेंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये देखिए मेंडल का पूरा टिप्पणी किया गया है। मेंडल ने अपने एक संकरण के पश्चात जो निष्कर्ष निकाले उन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। इनका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। प्रभाविता का नियम क्या है दोस्तों? जरा ध्यान देना। जब एक जोड़ा विपर्यासी लक्षणों को धारण करने वाले दो युद्ध जनकों में परस्पर संकरण कराता है तो उनकी संतान में विरोधी में से केवल एक प्रभावित लक्षण परिलक्षित हो जाता है और दूसरा अप्रभावित लक्षण नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए मटर के पौधे में ऊंचाई के गुण के दो विपर्यासी लक्षण लंबापन और बौनापन विचार किया जाए तो शुद्ध लंबे पौधे में लंबाई के समयुग्मजी कारकों का जोड़ा होता है। लंबे पौधे का जीनोटाइप टीटी होता है। इस प्रकार युद्ध बौने पौधे का जीनोटाइप टीटी होगा। जब लंबे टीटी और बौने टीटी पौधे के बीच संकर कराया जाएगा तो F1 पीढ़ी के सभी पौधों में जीनोटाइप टीटी होगा, अर्थात एक कारक लंबाई का टी और दूसरा पौने का टी होगा। चूँकि टी और 2T में से टी प्रभावित है अतः F1 पीढ़ी के सभी पौधे में लंबे होंगे। प्रभावित के नियम के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जाएंगे। ठीक है। यहाँ देखो पहला नंबर
लक्षणों का नियंत्रण इकाइयों द्वारा होगा जिन्हें कारक कहते हैं। दूसरा, कारक जोड़ों में पाए जाते हैं। और तीसरा, असमान कारक वाले जोड़ों में एक सदस्य प्रभावित होता है और दूसरा अप्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब सारे क्वेश्चन का फटाफट अब स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा अगर पूरा पढ़ेंगे तो, और हम चाहेंगे कम से कम समय में पूरी तैयारी आपसे करा दें। सक्रिय प्रतिरक्षा एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में उदाहरण देते हुए निवेद कीजिए। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले। ये पूरा सक्रिय प्रतिरक्षा का है, ठीक है ना, और यहाँ पे निष्क्रिय प्रतिरक्षा का है। ओके, चलिए अब हम 5वें के ग का पहला नंबर देख लेते हैं। देखो दोस्तों, अंतर्जातीय स्पर्धा, यहाँ पे निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। अंतर्जातीय स्पर्धा और सिंड्रोम दोनों पर टिप्पणियाँ लिखना है। तो सबसे पहले अंतर्जातीय स्पर्धा पर 5 के ग का पहला, ये अंतर्जातीय स्पर्धा पर टिप्पणी है, स्क्रीनशॉट लेंगे। और इधर जो है अंतर्जातीय, और यहाँ पे 5 के ग का दूसरा, ये सिंड्रोम पर है। किस पर है दोस्तों? सिंड्रोम पर है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं 5 के घ में। 5 का घ क्या है, जरा ध्यान देना। 5 का घ, पारिस्थितिकी विविधता एवं आनुवंशिक विविधता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पारिस्थितिकी विविधता का यहाँ पे अंतर है और आनुवंशिक अंतर है, ठीक है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक ये कंप्लीट होता है। 6 का क, 6 में आ जाते हैं। 6 में भी प्लेसेंटा है, पौधे में गुरु बीजाणु जनन है, ठीक। टिप्पणी लिखना, तो प्लेसेंटा यानी 6 का क का पहला, 6 का क का दूसरा। तो यहाँ पे 6 का क का पहला जो है प्लेसेंटा है दोस्तों, प्लेसेंटा का पूरा वर्णन किया गया है। और पौधे में गुरु बीजाणु जनन का वर्णन किया गया है। ये दोनों यहाँ पे हैं। ये पहला 6 का क का पहला, 6 के क का दूसरा। स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा एकदम पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ हाजिर हुए हैं। और यही नहीं, आपको 19 वीडियो जो देंगे ना, वो सब फुल सॉल्यूशन ही होंगे। 6 का ख देखिए। अब देखिए, आरएनए एवं डीएनए में अंतर कीजिए। दोस्तों, आरएनए में और डीएनए में अंतर क्या है? डीएनए हमारा ये है, आरएनए ये है, ठीक। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत तगड़ा चीज़ आपको दे रहे हैं। 6 का ग देखिएगा। 6 का ग, सहोपकारिता क्या होता है दोस्तों? सहोपकारिता क्या है, उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। यहाँ देखिए, ये हमारा 6 का ग है, सहोपकारिता के बारे में एक उदाहरण भी है। ओके, उसके बाद 6 का घ है। 6 का घ देखिए, बीज पत्राधार एवं बीज पत्रोपकारिता क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना, कि मध्य अंतर। तो यहाँ आप देखिए 6 का घ पूरा तैयारी कीजिए फटाफट इसका। और फिर 7 नंबर देखते हैं। कितना दोस्तों? 7 नंबर। देखो जरा, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। इसको क्षति पहुंचाने वाले कारकों और कारणों का वर्णन कीजिए। जैव विविधता के संरक्षण हेतु क्या उपाय हैं? तो जैव विविधता का 7 नंबर पूरा यहाँ फटाफट आप स्क्रीन लीजिए। ये जैव विविधता का पूरा कारक का वर्णन है, ठीक है ना। और इधर भी है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखा है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसमें 5 नंबर लूट सकते हो, बट आपको बढ़िया से लिखना पड़ेगा। 1.5 से 2 पेज लगभग, अप्रॉक्स 2 पेज 5 नंबर के लिए। 2 से 2.5 हो जाए, जितना आप लिखोगे उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। अब देखो ज़रा, 8 नंबर में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए। तो किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ में पहला यहाँ पे चिकित्सा गर्भता समापन पर टिप्पणी यहाँ पे की गई है, ठीक। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले। 8 का दूसरा नंबर पहला किए हैं हम, क्योंकि 2 करना है 3 में से। इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद अंतर व चक्र पर किया गया है, ये इस पर किया गया है। 2 पर ही करना है, तो दूसरा और चौथे पर टिप्पणियाँ की, अंतर चक्र। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब आ जाते हैं लिंग निर्धारण।
दोस्तों लिंग निर्धारण क्या है इसको भी देख लीजिए जरा यहाँ पे, ठीक है ना। लिंग निर्धारण ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तो आता ही आता है, इसे ज़रूर आप पूरा पढ़ कर जाना, इसको छोड़ना नहीं दो। मनुष्य में यहाँ देखिए निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण और परिवार नियोजन। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण पूरा यहाँ पे लिखा गया है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। उसके बाद परिवार नियोजन पर भी पूरी टिप्पणी की गई है, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से इस पूरे पेपर्स का सल्यूशन किया गया है। जो बच्चे इसका पूरा पीडीएफ पाना चाहते हैं वो हमारे इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे, टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे, वहां पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन भी हो जाइएगा, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में आपसे इसी के साथ एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।